नमस्कार बच्चा लोग, सभी को गुड इवनिंग। ये जो हमारी क्लोज टेस्ट की सीरीज चल रही है उसका ये सेकंड वीडियो है। क्लोज टेस्ट है हमारे पास। वो आंसर वाला हम लोग बाद में देखेंगे क्या है कैसा है ना। लास्ट में वो पूरा एक बार फील्ड फॉर्म में भरा हुआ आपको दिख जाएगा क्लोज टेस्ट। जैसा मैंने पहली बार बताया था, क्लोज टेस्ट कोई एक टॉपिक तो है नहीं, ये कई सारे टॉपिक्स का मिश्रण है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं ना, कुछ प्रीपोजिशन है, कुछ कंजंक्शन है, कुछ नाउन है, कुछ वर्ड्स के ऊपर आधारित है। लेकिन ये जो क्लोज टेस्ट है ये कम्प्लीटली प्रीपोजिशन के ऊपर बेस्ड है। सारा का सारा सब कुछ प्रीपोजिशन भरना है। कुछ तो वर्ड बेस्ड प्रीपोजिशन है, कुछ मीनिंग के आधार पे तय करना है कि किसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस का मैंने इसमें यूज़ किया है, तो थोड़ी ईमानदारी से देखेंगे। और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा वो मैं डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसको ज़रूर देखना। चलो, थोड़ा समय लेने वाला काम है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि केवल भरना नहीं है, इसको एक्सप्लेन भी करना है, समझना है, अर्थ को समझना है। और अगर अंग्रेजी में अच्छा करना है बच्चा, तो रीडिंग की हैबिट तो होनी चाहिए, है ना। स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है, उसको समझते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आई होप आप लोग को लेटर साफ नज़र आ रहे होंगे, या मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। आइए देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार, आर इंट्रोड्यूस, उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट पैसिव टेंस है ना, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ऑफन इज एम आर V3 सिंपल प्रेजेंट पैसिव है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक जो सुधार होते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है अंडर द एजम्पशन या ऑन द एजम्पशन। अब यहाँ पर ऑप्शन में अंडर और ऑन दोनों दे दिया है, तो अंडर द एजम्पशन भी फ्रेज होता है और ऑन द एजम्पशन भी फ्रेज होता है। मतलब इस एजम्पशन में, एज्यूम का अर्थ होता है ना बच्चा, एज्यूम का अर्थ होता है कोई चीज मान लेना, कोई चीज मान लेना। ऑन एज्यूम, इसी का नाउन होता है एजम्पशन। और ये जो पूरा फ्रेज है ऑन द एजम्पशन दैट या अंडर द एजम्पशन दैट, मतलब इस सोच के अंतर्गत, ये मानकर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, यह मानकर कि ऑन द एजम्पशन दैट या अंडर द एजम्पशन दैट। अगर आपको ये पूरा फ्रेज भी नहीं लेना है तो इसकी जगह प्रेजेंट पार्टिसिपल ले सकते हैं। एज्यूमिंग दैट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है यह मानते हुए, एज्यूमिंग दैट या प्रीज्यूमिंग दैट या ऑन द प्रीमाइस, मतलब इस आधार पे। प्रीमाइस का अर्थ होता है किसी चीज को लेकर जो बुनियादी सोच है। हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों करते हैं, आर्थिक सुधार क्यों लाते हैं, तो उसके पीछे जो बेसिक प्रीमाइस है, प्रीमाइस मतलब जिसके आधार पर कोई काम कर रहे हैं, उसके पीछे जो बुनियादी थाउट है, ये कानून क्यों ला रहे हो, तो भैया महिलाओं को बराबर अधिकार होना चाहिए। तो इस कानून में जो भी पेचीदगियां हैं वो तो बात की बात है, लेकिन कानून लाने का बेसिक आधार क्या है, तो उसका प्रीमाइस क्या है। प्रीमाइस का अर्थ होता है किसी चीज का जो सबसे बुनियादी सोच जो है, दैट इज कॉल्ड प्रीमाइस। तो एक बड़ा मशहूर फ्रेज है, इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ऑन द प्रीमाइस दैट या ऑन द अजम्पशन दैट या अंडर द अजम्पशन दैट। अभी इसको जब आगे पढ़ेंगे तो मीनिंग थोड़ा स्पष्ट होगा। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर इंट्रोड्यूस अंडर या ऑन द अजम्पशन दैट, इस अजम्पशन के तहत इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि मार्केट विल करेक्ट दियर ऑन इफिशियंसीज। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये सोच के लाए जाते हैं कि मार्केट जो है, जो बाजार है, जो अर्थव्यवस्था है, वो अपने इनइफिशियंसीज को, अपने नकारेपन को, अपनी कमियों को खुद सुधार लेंगी। व्हेन, ये जूनियर क्लॉज यहां से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये, व्हेन लेफ्ट, व्हेन मार्केट्स आर लेफ्ट, यहां पर दे आर छुटा हुआ है, छिपा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड क्लॉज। जब जूनियर क्लॉज में ना सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी को छुपा दिया जाता है। व्हेन लेफ्ट फ्री, जब उन्हें आजाद छोड़ दिया जाए, रिलेटिवली मतलब तुलनात्मक रूप से। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है इस सोच के साथ, यह मानकर कि मार्केट अपनी इफिशियंसीज को खुद सुधार लेंगे यदि उन्हें आजाद छोड़ दिया जाए, इफ दे आर लेफ्ट रिलेटिवली फ्री। लीव ऑब्जेक्ट लेकर कंप्लीमेंट लेता है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो ये कंप्लीमेंट आपको नजर आ रहा है फ्री, लीव, फाइंड, ये सब कंप्लीमेंट लेते हैं। अब अगर आपने ग्रामर नहीं पढ़ा तो फिर बड़ा मुश्किल है आपके लिए। आइए, हाउएवर, अब जैसे ही हाउएवर आ गया ना तो पीछे वाली बात को कॉन्ट्रास्ट करेगा, काटेगा। हाउएवर, आपका नेवर्थलेस, नंथलेस, ये सब जो प्रीवियस स्टेटमेंट होता है उसको काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। निगेट करता है अर्लियर स्टेटमेंट को, नेक्स्ट स्टेटमेंट जब निगेट करता है। जैसे मैं बोलूं कि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, हाउएवर मैं वहां जाऊंगा, खैर जो भी हो, पहले तो बोल दिया कि तबीयत ठीक नहीं, फिर कह रहे खैर जो भी हो मैं जाऊंगा। तो ऐसे एक बात कह रहे हैं कि तबीयत खराब है, दूसरी तरफ कह रहे हैं जाएंगे, जाऊंगा। ऐसी बातों को जोड़ने के लिए हाउएवर का प्रयोग करते हैं एज एडवर्ब। तो हाउएवर, हिस्ट्री सजेस्ट, हिस्ट्री बताती है, क्या बताती है, पूरा दैट से बना नाउन क्लॉज, कि सच ऑप्टिमिज्म, कि ऐसा आशावाद कि मार्केट को छोड़ देंगे तो मार्केट अपने आप को ठीक कर लेगा,
इसीलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाइए कि मार्केट को एकदम बंडा छोड़ दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए, उसके ऊपर से सरकारी कंट्रोल हटा लीजिए, अर्थव्यवस्था के ऊपर सरकार का ज़्यादा कंट्रोल, ज़्यादा नियम कानून नहीं होना चाहिए. Economic reforms are introduced under the assumption, on the premise, assuming that the markets, when left relatively free, will correct their own efficiencies. However, history suggest करती है, क्या suggest करती है? That कि ऑप्टिमिज्म मस्ट बी टेम्पर. टेम्पर का अर्थ होता है ना किसी चीज को बैलेंस करना. टेम्पर का अर्थ होता है बैलेंस करना. हमारे मन में बहुत ऑप्टिमिज्म है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आशावाद. लेकिन एक हकीकत भी होती है. आशा है कि मैं एकदम क्रिकेट मैच खेल रहा हूं और मैं एक दिन इन टीम 11 में, प्लेइंग 11 में आ जाऊंगा. और एक हकीकत ये है भैया कि घर में चावल दाल नहीं है, तो वो भी देखना है ना. पता चला उधर चढ़ा गया, यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, उस नशे में कि हम तो करेंगे तो बस प्लेइंग 11 में मुझे जाना है, बाकी धरती पे मैं कुछ काम नहीं करूंगा. तो उसको बैलेंस करने की जरूरत है. ऑप्टिमिज्म अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको यथार्थ से, रियलिटी से, रियलिज्म से बैलेंस करने की जरूरत है. तो अंग्रेजी में अक्सर बोला जाता है ऑप्टिमिज्म मस्ट बी टेम्पर्ड विथ रियलिज्म. टेम्पर जो वर्ड है ना, टेम्पर नाउन के रूप में अर्थ होता है क्रोध. फ्रेज होता है इनर टेम्पर. जैसे राजू इन टेम्पर, राजू क्रोध में, आ नहीं हटाना एरर हो जाएगा. इनर टेम्पर एक फ्रेज है. इनर रेज, क्रोध में, गुस्से में. और टेम्पर वर्ब के रूप में अर्थ होता है बैलेंस करना. टेम्पर ए विथ बी, प्रीपोजिशन विथ लेता है. तो हिस्ट्री ऐसा सजेस्ट करता है कि ऑप्टिमिज्म को बैलेंस करना चाहिए, बहुत कॉशन के साथ, बहुत सावधानी के साथ उसको बैलेंस करने की जरूरत है. कि आशा है कि हम मार्केट को खुला छोड़ देंगे तो मार्केट एकदम पता नहीं क्या कर जाएगा, इकोनॉमी पर से ना लोगों को फ्री बिजनेस करने का छूट दीजिए, उस पर ज़्यादा सरकारी कानून मत लाइए. ये तो आशा है, लेकिन कॉशन के साथ ऐसा करना चाहिए. हिस्ट्री ऐसा हमें बताती है. रैपिड लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण, सरकारी नियंत्रण को कम किया जाए व्यापार से. रैपिड एडजेक्टिव है लिबरलाइजेशन के लिए. रैपिड लिबरलाइजेशन कैन एक्सैसरबेट, एक्सैसरबेट मतलब एग्रावेट, बद से बदतर कर देना, वर्सन. अगर आप बहुत तेजी से उदारीकरण करेंगे तो ये खराब कर सकती है, बढ़ा सकती है. किसको? इनइक्वालिटी को बढ़ा सकती है, असमानता को. समाज में जो आर्थिक असमानता है उसको बढ़ा देगी. अब बिजनेसेस पर से कंट्रोल हटा देंगे, सब कुछ एकदम प्राइवेट मार्केट में कर देंगे, तो इट कैन एक्सैसरबेट इनइक्वालिटी और कंसंट्रेट कर सकती है. तो कैन का दो मेन वर्ब है, एक है एक्सैसरबेट और एक है कंसंट्रेट. वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू, और दौलत को कुछ लोगों के हाथों में कंसंट्रेट कर देगी, मतलब सीमित कर देगी. रैपिड लिबरलाइजेशन इफ, यदि, परस्यूड, इफ इट इज परस्यूड, यहाँ फिर इट इज छुपा हुआ, जैसे यहाँ दे आर छुपा हुआ था ना. वेन क्लॉज, इफ क्लॉज में सब्जेक्ट ऑक्सिलरी को ओमिट करते हैं, उसको रिड्यूस्ड क्लॉज बोलते हैं. तेज उदारीकरण यदि उसे, इफ परस्यूड विदाउट एडिक्वेट सेफगार्ड, अगर आप रैपिड लिबरलाइजेशन कर रहे हैं और उनको विदाउट प्रॉपर सेफगार्ड के कर रहे हैं, बिना सुरक्षा के कदम उठाए कर रहे हैं, तो इट कैन एक्सैसरबेट इनइक्वालिटी, ये असमानता को बढ़ा सकती है और दौलत को कंसंट्रेट कर सकती है कुछ लोगों के हाथों में. तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड अंडर द assumption, on the assumption, on the premise that markets, when left relatively free, will correct their own efficiencies. However, history suggests that rapid liberalization, if pursued without caution, can exacerbate inequality and concentrate wealth in the health of few, in the hands of few. अगला, policy makers face the challenge. वो ये चुनौती, जो नियम बनाते हैं, जो नीति निर्धारक है, हमारे नीति नियंत्रक हैं, जो नीति का निर्माण करते हैं, इसलिए वो एक चुनौती महसूस करते हैं, है ना, कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लाना है और ज़्यादा ढीला छोड़ेंगे तो अमीरी गरीबी का खाई भी बढ़ सकता है, कुछ लोगों के हाथ में दौलत जा सकती है. एकदम आप मार्केट को फ्री भी नहीं छोड़ सकते, और अगर फ्री नहीं छोड़ेंगे, ज़्यादा नियम कानून लाएंगे तो मार्केट ग्रो नहीं करेगा. तो पॉलिसी मेकर्स फेस द चैलेंज ऑफ स्ट्राइकिंग, चैलेंज ऑफ समथिंग, स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन ए एंड बी, कि ग्रोथ और इक्विटी, ग्रोथ और समानता के बीच कैसे बैलेंस कायम किया जाए. स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन ए एंड बी मतलब दो चीजों के बीच समानता लाना, कि मार्केट को भी ग्रो करना है तो ग्रोथ के लिए आजादी देनी होगी, और इक्विटी चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा बांध के भी रखना होगा. दिस टास्क बिकम्स, ये टास्क बन जाता है कॉम्प्लेक्स, जटिल, मोर कॉम्प्लेक्स, ज्यादा जटिल, यहां तक कि और ज्यादा जटिल, जब
शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंसेंटिव सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये काम और जटिल बन जाता है जब छोटे समय का पॉलिटिकल इंसेंटिव, मतलब यहाँ पर लाभ, कि अब सरकार है तो भैया उसको चुनाव के लिए लोगों को खुश करने के लिए कुछ चीज़ें देनी है। मार्केट का डिमांड और है कि अगर देश को ग्रोथ चाहिए, फलाना चीज़ चाहिए, तो मार्केट को फ्री छोड़िए, टैक्स कम कीजिए। और सरकार को अगर फ्री बांटना है तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा तो नियम कानून थोड़े और ज़्यादा डालने पड़ेंगे। कहने का मतलब एक बेसिक मैं आइडिया दे रहा हूँ। तो दिस टास्क, ये काम बिकम्स मोर इवन मोर कम्प्लेक्स, ये और ज़्यादा जटिल हो जाता है जब शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंसेंटिव रन अगेंस्ट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। रन अगेंस्ट, रन इनटू भी होता है, रन अगेंस्ट भी होता है। रन, देखो रन के कुछ फ्रेजल वर्ब देखो। रन अवे, रन अवे का अर्थ होता है भागना, द थीफ इज रनिंग अवे। रन आफ्टर होता है पीछा करना। रन इनटू होता है अचानक से मुलाकात हो जाना या किसी समस्या का सामना करना। अगर दो चीजें एक दूसरे के रन अगेंस्ट है तो उसका अर्थ होता है इन कन्फ्लिक्ट विथ, इन कन्फ्लिक्ट विथ। अगर दो चीजें इन कन्फ्लिक्ट विथ है मतलब वो इन अकॉर्डेंस विथ नहीं है। इन अकॉर्डेंस विथ मतलब होता है तारतम्य होना। योर एक्शंस आर इन अकॉर्डेंस विथ योर पॉलिसीज, तुम्हारे काम तुम्हारे नीतियों के अकॉर्डेंस में है, मतलब वो तारतम्य में, एक दूसरे से टकराते नहीं है। इन अकॉर्डेंस विथ यानी इन कंप्लायंस विथ, ये सब पढ़े होगे प्रीपोजिशन में। उसका ठीक उल्टा है इन कॉन्फ्लिक्ट विथ। योर एक्शंस आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ योर पॉलिसी, तुम्हारे एक्शन कन्फ्लिक्ट में है मतलब टकराते हैं तुम्हारे पॉलिसी से। तो अगर आप इन कन्फ्लिक्ट विथ नहीं बोलना चाहते तो उसकी जगह आप रन अगेंस्ट बोल सकते हैं। योर एक्शंस रन अगेंस्ट योर पॉलिसीज, दे आर इन कन्फ्लिक्ट विथ योर पॉलिसीज, उनमें टकराव है। तो ये काम और जटिल हो जाता है जब छोटे समय के लिए जो पॉलिटिकल लाभ लेना हो और उसका टकराव हो जाए किससे, लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। सरकार को पता है कि ये काम करेंगे, सरकार को नुकसान होगा, जो पार्टी सरकार में है उसको नुकसान होगा, लेकिन देश का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगा, है ना। दूसरी तरफ सरकार देखती है कि भले सरकार को, सरकारी खजाने को 50,000 करोड़ का चूना लगे, लेकिन ये फ्री वाला घोषणा कर दो। अभी अब चुनाव आ गया, चुनाव जीतना है तो फ्री वाला घोषणा तो करना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म का जो पॉलिटिकल गेन है, लाभ है, इंसेंटिव है, वो कॉन्फ्लिक्ट करता है, वो टकराता है किससे, देश के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से। आगे बढ़ते हैं। इन सच सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियों में रिफॉर्म्स आर डाइल्यूटेड, रिफॉर्म को डाइल्यूट कर दिया जाता है, उसको कमजोर कर दिया जाता है ना। रिफॉर्म्स को थोड़ा सा जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो डाइल्यूट करते हैं और रिवर्स्ड या उनको वापस ले लिया जाता है। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं क्योंकि वो इनइफेक्टिव है, बल्कि इसलिए, ये नॉट बट वाला बनावट है, यहाँ नॉट के बाद भी बिकॉज वाला क्लॉज है और बट के बाद भी बिकॉज वाला क्लॉज है। उनको या तो डाइल्यूट कर देते हैं रिफॉर्म्स को, सरकार रिफॉर्म्स को डाइल्यूट करती है, या उनको वापस ले लेती है। इसलिए नहीं क्योंकि वो इनइफेक्टिव है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें पेशेंस और पब्लिक ट्रस्ट की जरूरत है ना। अब पेशेंस है नहीं, ना नेता के पास ना सरकार के पास, जनता का ट्रस्ट नहीं है, जनता चाहती है और मिले फ्री मिलते रहे। ऐसी क्वालिटीज, ये हाई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, हाइफन है, क्वालिटी जो शॉर्ट सप्लाई में है, ये क्वालिटी आज के दौर में है नहीं, ना तो पेशेंस है ना पब्लिक ट्रस्ट है। तो ऐसे में सरकार क्या करती है, वो रिफॉर्म्स को वापस ले लेती है या उनको रिवर्स कर देती है। जैसे सरकार कृषि कानून लाई थी, जनता का दबाव पड़ा, सरकार ने बैक कर लिया। नहीं बैक करते तो हो सकता है उससे लाभ बहुत होता है लंबे दौर में, लेकिन अगर बैक नहीं करते तो चुनाव हार जाते यूपी का, तो सरकार ने बैक कर लिया पब्लिक प्रेशर में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो लंबे समय तक चलता रहे। सस्टेन का मतलब होता है टू कंटिन्यू समथिंग। सस्टेन का एडजेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डिपेंड्स, निर्भर करता है। कंसिक्वेंटली का अर्थ होता है नतीजतन, ये एडवर्ब है। कंसिक्वेंस का अर्थ होता है नाउन है, परिणाम, उसी का एडजेक्टिव है, उसी के आगे को दिखा रहा है। कंसिक्वेंट का एडवर्ब है कंसिक्वेंटली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिपेंड्स लेस, ये कम निर्भर करता है, ऑन ग्रैंड डिक्लेरेशन एंड मोर, और ज्यादा निर्भर करता है कंसिस्टेंट इंप्लीमेंटेशन पर। मतलब सरकार खूब बड़ी बड़ी घोषणाएं करे, इस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पे ज्यादा डिपेंड करता है कि जो भी कानून है उनका कंसिस्टेंट तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो। इंप्लीमेंटेशन मतलब उन्हें लागू किया जाए। अनलेस, अनलेस कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, यदि नहीं, यदि इंस्टीट्यूशंस आर स्ट्रेंथेंड, यदि उनको मजबूत नहीं किया जाए और अकाउंटेबिलिटी लागू नहीं की जाए, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, यदि संस्थाओं को
जो भी हमारी आर्थिक संस्थाएं, सेबी है, आरबीआई, फलान ढिमका, जितनी भी संस्थाएं हैं, यदि इनको आप ताकत नहीं देंगे और यदि अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की जाएगी, जवाबदेही कि अगर आपने पॉलिसी बनाया, पॉलिसी फेल हुई, देश को नुकसान हुआ, तो इसका जवाबदेह कौन है, अगर आप ये नहीं करेंगे, यहां तक कि अच्छे डिजाइन्ड पॉलिसीज भी, ये मेन क्लॉज शुरू हो गया, ये इफ वाला क्लॉज है, अनलेस वाला क्लॉज है, यहां तक अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, पॉलिसीज में फेल टू ट्रांसलेट, फेल अपने बाद इन्फिनेटिव लेता है, अच्छी तरह से बनाई गई पॉलिसी भी असफल रहेंगी ट्रांसलेट करने में, ट्रांसलेट इनटू टेंजिबल आउटकम, ट्रांसलेट इनटू सम प्रीपोजिशन इनटू लेता है ना, टर्न इनटू या ट्रांसलेट इनटू। अगर आप मेहनत बहुत तेज है, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, या अगर आप मेहनत कर भी रहे हैं तो रेगुलर नहीं है, तो योर एफर्ट्स विल नॉट ट्रांसलेट इनटू सक्सेस, योर एफर्ट्स विल नॉट ट्रांसलेट इनटू सक्सेस, योर एफर्ट्स विल नॉट चेंज इनटू सक्सेस, इट विल नॉट टर्न इनटू सक्सेस। ट्रांसलेट इनटू समथिंग का मतलब है कि किसी ए से बी के फॉर्म में बदलना। तो इफ अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की जाएगी, जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, यदि संस्थाओं को स्ट्रेंथन नहीं किया जाएगा, उनको मजबूत नहीं किया जाएगा, वेल डिजाइंड जो पॉलिसीज हैं, अच्छी तरह से बनाई गई पॉलिसीज हैं, वो भी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगी अच्छे आउटकम में। टेंजिबल का मतलब भौतिक रूप से फिजिकली मौजूद, उसका कोई अच्छा खासा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, भले आपने पॉलिसी अच्छी बनाई हो। तो यहां से पढ़ते हैं वापस अनलेस से, यदि इंस्टीट्यूशंस आर नॉट स्ट्रेंथेंड एंड अकाउंटेबिलिटी इज नॉट इन्फोर्स्ड, इवन व्हेन डिजाइन पॉलिसीज में फेल टू ट्रांसलेट इनटू टेंजिबल आउटकम, इट इज दिस गैप, ये गैप है बिटवीन इंटेंट एंड एग्जीक्यूशन। इंटेंट मतलब इरादा, एग्जीक्यूशन मतलब उसको क्रियान्वित करने का काम, एग्जीक्यूट मतलब किसी काम को करना। ये जो गैप है इंटेंट और एग्जीक्यूशन के बीच में, वो कंटिन्यू करती है, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्लेफ्ट बनावट। इट के बाद बी क्रिया है, उसके बाद ये नाउन प्रोनाउन है, यही कंप्लीमेंट है और यही एंटीसीडेंट है रिलेटिव प्रोनाउन दैट का। इसको हटा दो, चलिए इसको हटा के पढ़िए अब। इट इज दिस गैप, यही वो गैप है जो कंटिन्यू करती है टू अंडरमाइन, कंटिन्यू अपने बाद इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों लेता है, कम करने में, अंडरमाइन कॉन्फिडेंस इन गवर्नेंस एंड फ्यूल्स, दैट का दो वर्ब है, दैट कंटिन्यूज एंड दैट फ्यूल्स पब्लिक स्केप्टिसिज्म। सरकार के इंटेंट, इरादा, और उसके एग्जीक्यूशन में जो गैप है, यही गैप कंटिन्यू करती है, ये दोनों के बीच जो फर्क है ना, ये फ्यूल करती है लोगों के शक को, दैट फ्यूल्स पब्लिक स्केप्टिज्म। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है शक, स्केप्टिक होता है शक करने वाला, है ना। अगर मैं स्केप्टिक हूं तो मैं सरकार की नीति पे शक करूंगा, और ये कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन करती है, ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटिव का, अंडरमाइन का, और टू अंडरमाइन खुद ऑब्जेक्ट है कंटिन्यू का, कंटिन्यू का ऑब्जेक्ट है 2 + V1, और ये ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव है, और ये दैट जो है ना वो वर्ब है कंटिन्यू का भी, और यही दैट वर्ब है फ्यूल का भी। फ्यूल समथिंग का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना। हिज स्टेटमेंट हैज फ्यूल्ड एंगर, उसके बयान ने एंगर को बढ़ाया है, उसको फ्यूल किया है। तो ये जो गैप है बिटवीन इंटेंट एंड एग्जीक्यूशन फ्यूल्स पब्लिक स्केप्टिसिज्म। अल्टीमेटली, आखिरकार, प्रोग्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड, प्रोग्रेस को मेजर नहीं किया जाता solely by numerical indicators but must be assessed, या बाय या ऑन दोनों ले सकते हैं, बाय ही दिया है, ऑन दिया ही नहीं है, दोनों जगह बाय होगा। पैसिव बनावट है, प्रोग्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड बाय न्यूमेरिकल इंडिकेटर्स बट मस्ट बी एसेस्ड। एसेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, आंकना, अप्रेज करना। प्रोग्रेस को एसेस किया जाना चाहिए बाय इट्स इंपैक्ट ऑन ह्यूमन वेलबींग, कि मानव के वेलबींग पर उसका क्या इंपैक्ट हुआ, उसी को प्रोग्रेस को मापने का आधार क्या है, कि आपका जीडीपी क्या है ना, वो आधार नहीं होना चाहिए। ह्यूमन वेलबींग पर, हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ पर उसका क्या इंपैक्ट हुआ, है ना, समाज में प्रोग्रेस आया, अगर प्रगति आई है तो प्रति व्यक्ति के जीवन में क्या सुधार आ रहा है, इस आधार पर उसको मेजर किया जाना चाहिए। केवल इस आधार पर, सोली मतलब अकेला, केवल इस आधार पे मेजर नहीं किया जाना चाहिए, न्यूमेरिकल इंडिकेटर्स के आधार पे कि जीडीपी इतना % हो रही है ग्रोथ, वो आम आदमी के जीवन में क्या सुधार आ रहा है। तो ये आप ऑप्शन देखोगे तो सारा समझ में आएगा। आप खुद से एक बार बनाइए जरूर, देखिए क्या आंसर आता है। तो पहला में हमारा अंडर और ऑन दोनों सही हो सकता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर ऑफर इंट्रोड्यूस्ड अंडर द assumption
that markets, when left relatively free, will correct their own efficiencies. However, history suggests that such optimism must be tempered with, टेम्पर का मतलब होता है बैलेंस करना, विथ कॉशन, उन्हें कॉशन के साथ करना चाहिए. तेजी से की गई लिबरलाइजेशन यदि परस्यू किया जाए, कंटिन्यू किया जाए विदाउट एडिक्वेट सेफगार्ड, बिना सेफगार्ड के, इट कैन एक्सेबरेट इनइक्वालिटी एंड कंसंट्रेट वेल्थ इनटू द हैंड्स ऑफ अ फ्यू. Policy maker therefore face the challenge of striking a balance between growth and equality. Between growth and equity. Sorry, this task become even more complex when short-term political incentives run against long-term economic stability. In such circumstances, ऐसे हालातों में reforms are frequently diluted or even reversed, not because they are ineffective, but because they demand patience and public trust. ऐसे qualities that is often in short supply, जो short supply में होते हैं, ये qualities बहुत आम है नहीं. Sustainable development depends less on grand declaration and more on consistent implementation. Unless institutions are strengthened and accountability is enforced, even when design policies may fail to translate into tangible outcomes. It is this gap between intent and execution that continues to undermine confidence in governance and fuels public skepticism. Ultimately, progress cannot be measured solely by numerical indicators, but must be assessed by its impact on human well-being. आई होप आपको थोड़ा समझ में आया हो. वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी क्योंकि एक्सप्लेन करना होता है. और मैं कहूँगा कि ना वीडियो को शुरू में पॉज करके थोड़ा खुद से पढ़ने का, जब तक आप सेंटेंस का लार्ज साइज देखकर ना डर जाते हैं. अब मैं ज़्यादा ग्रामर में जा नहीं सकता क्योंकि सॉल्यूशन वीडियो है तो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, वरना इसमें इतना ग्रामर है कि आप 1 घंटा इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं. इन्फिनेटिव क्यों है, एडवर्ब क्यों है, पैसिव क्यों है, कंजंक्शन जो है वो कंजंक्शन क्यों यूज हुआ, दूसरा कंजंक्शन क्यों नहीं, वो ऐसी 100 चीज़ें इसमें हैं. इतना ग्रामर इसमें नज़र आ रहा है. तो थोड़ी सी रीडिंग हैबिट डालिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़िए, ओवरऑल एक बार पढ़िए तो मीनिंग निकलेगा. आइए एक बार, ये मैंने जैसा बोला था ये पूरा भरा हुआ है, इसको आप एक बार पॉज करके जरूर पढ़ लीजिए. वीडियो को प्यार दीजिए, बहुत मेहनत लगती है. सीरीज़ को ला रहा हूँ, सिनोनिम्स की भी सीरीज चल रही है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और इसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है. दोनों सीरीज़ को बहुत प्यार दीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए. और अगर आपका प्यार मिलेगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि काफ़ी एफर्ट जाता है इसको मटेरियल तैयार करना, पीडीएफ तैयार करना, रिकॉर्ड करना, अपलोड करना. इट टेक्स अ होल लॉट ऑफ टाइम. तो कृपया वीडियो को लाइक करो और इसको ढेर सारा प्यार दो. बहुत बहुत शुक्रिया सभी का.